ये बात तो सामने आई थी कि ट्रंप के जीतते ही पन्नू घबरा गया, वो अपनी लोकेशन चेंज करके चला गया था। किसी और अपने घर छोड़ करके वो किसी और लोकेशन पे रह रहा था। क्या वाकई में पन्नू घबराया हुआ है? क्योंकि क्योंकि जो स्टेटमेंट्स थी ट्रंप की, और ट्रंप के टाइम पे खालिस्तानी इतने उछल भी नहीं रहे थे, ये भी मैं बात मानता हूँ। कनाडा में भी और अमेरिका में भी। क्या वाकई में पन्नू घबराया हुआ दिख रहा है अब ट्रंप के आने से अगले 4 साल इसकी खबर जितना? इसको घबराया हो या नहीं घबराया हो, मगर इतना तय है कि पन्नू को जो फ्री रन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। वो जिस तरह से बदजुबानी करता था, जिस तरह से धमकी, आप तो जानते हैं कि उसने हमारे और हमारे जो साथी एडिटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के, उन सब के फोटो लगा के वीडियो बनाया था कि ये हिंदू ऑफ स्प्रिंग्स हैं, इनको इनके इस तरह से इशारा करके इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हुए थे रेफरेंडम यहाँ पर चालू करने के दौरान। तो वो जो वीडियोस थे वो यहाँ पर शूट करते थे, वो रात के 1-2 बजे टेम्पल्स पे ग्राफिटी बना के वीडियो शूट करते थे, और वो वीडियो मुझको सुबह के 4-5 बजे अमेरिका से भेजे जाते थे। नमस्कार। कल कनाडा में लगाया था बैन, एक एक आउटलेट, न्यूज आउटलेट ऑस्ट्रेलिया का था, जिसने खालिस्तानियों की पर क्वेश्चन पूछा था। न्यूज आउटलेट ने क्वेश्चन पूछा था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से, और जयशंकर साहब ने उसका रिप्लाई किया था। उसी को उन्होंने चलाया, उसको चलाया सबने, उस पर्टिकुलर क्लिप को सबने चलाया। लेकिन बैन कौन हुआ? बैन ऑस्ट्रेलिया टुडे हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो दुहाई देता है वेस्ट कनाडा, एक क्वेश्चन पूछने पे और आउटलेट को बैन कर दिया। पूरे वर्ल्ड की, अक्रॉस द वर्ल्ड ये न्यूज बनी, और बड़ी न्यूज बनी। उसी के एडिटर इन चीफ, ऑस्ट्रेलिया टुडे के एडिटर इन चीफ जितार भारद्वाज मेरे साथ हैं। जितार सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ इंडिया में 2 चैनल्स में, मेरा सौभाग्य। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये पहली चीज, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं जाता कि आप खालिस्तानी को खालिस्तानी नहीं बोल सकते? और वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन क्या खालिस्तानी को खालिस्तानी नहीं बोल सकते? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कनाडा में ऐसी है या वेस्ट में? देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इन देशों में। आप देख ही रहे हैं कि सड़कों पे किस तरह से बदमाशियां हो रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। किस तरह से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक एफिजी बनाया जाता है, उन पे बंदूक के निशाने लगाते हुए पोस्टर्स और एक मॉडल्स बनाए जाते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करते हैं। हिंदू टेम्पल्स पे ग्राफिटी करते हैं, वेंडलिज्म करते हैं, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करते हैं कि हमें पोस्ट विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो उसी के नाम पे कर रहे हैं। मगर जब कॉज की बात आती है, जब आप इनके खिलाफ या इनको ऐसी बात करें जो इनको चुभती हो, जो इनके मन के मुताबिक ना हो, वो बात करने पे ये बैन लगाने की कोशिश करते हैं, जो शायद इस वाले मामले में भी इन्होंने हमारे साथ किया है। जयशंकर साहब ने हमारे सवाल का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पब्लिक कंटेंट है वो, कोई ऐसा तो नहीं है छुपा हुआ कंटेंट है। मगर हमने सवाल यही पूछा था कि भाई कनाडा में हिंदू लोगों पर और हिंदू मंदिर पर खुलेआम आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं खालिस्तान समर्थकों द्वारा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कि आप इसको डिस्कस भी कर रहे हैं? मैंने ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर और भारत के विदेश मंत्री जी से, दोनों से पूछा था। तो सिंपल सवाल है जिसपे उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि वो कंसर्न्ड है, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में कनाडा की सरकार को कदम उठाने चाहिए कि हिंदू सुरक्षित रहें। अब इतनी सी बात अगर इन लोगों को हजम नहीं होती है, मुझे लगता है कि उसका मतलब है कि इन कनाडा जैसे देश में डेमोक्रेसी शायद अब पतन की ओर चलती है। रोहित, मानना पड़ेगा कि फ्रीडम जैसी चीज, प्रेस की फ्रीडम जैसी चीज कनाडा में कम से कम अब नहीं बची दिखती है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, कल ही कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला कि इंडिया को कर्टेल करना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई को, जो कि जेल में बैठ करके मर्डर किलिंग करा रहे हैं। क्या ये खालिस्तानियों को, जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, हमने तो फिर भी जेल में डाल रखा है,
क्या ये खालिस्तानियों को कर्टेल कर पाए? क्या एल्डे कनिष्क का बॉम्बिंग की इन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी प्यारी थी वो सबके सामने है। इन्होंने खालिस्तानी जिन पे मर्डर के चार्ज है, इंडिया 10 बार उनकी लिस्ट दे चुका है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये किस मुँह से बोल रहे हैं इंडिया को? देखिए, ये ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रोहित जी आप एक्स वाई जेड स्टोरी कीजिए, मैं नहीं करूँगा, है ना? ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरी कोई नहीं है। कनाडा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, डिप्टी सलाहकार जो हैं, वो साहब उनकी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है? उनकी अपने देश के प्रति ज़िम्मेदारी क्या है? भारत ने तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लॉरेंस बिश्नोई को शायद जेल में डाला हुआ है। राइट, लॉरेंस जेल में। बिश्नोई in jail. So हुँ, हुँ। the सवाल ये है, इफ आई नीड टू आस्क कैनेडियन अथॉरिटीज कि आपने कितने लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे वहां पर कनाडा में काम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, उनमें से कितना को पकड़ा और कितने को जेल में डाला? तो आंसर होगा जीरो। ज़ीरो। ये लोग खुद एक्शन लेने में कतरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, छुप रहे हैं कि हम तो एक्शन नहीं लेंगे। साहब अगर कनाडा में भी भारत सरकार की सरकार चलती होती, कनाडा कोई भारत का प्रोविंस तो नहीं है ना कि जहां पर भारत सरकार अपने एनआईए को या सीबीआई को या किसी और एजेंसी को भेजकर किसी अपराधी को पकड़ सकती है या उसके गुर्गों को पकड़ सकती है। कनाडा में फैसला लेने का अधिकार कनाडा की सरकार को है और जो लेने में अक्षम दिखती है। एट दिस पॉइंट इन टाइम कैनेडियन गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग आफ्टर हिज सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ इट्स ऑल सिटीजन्स। दे आर जस्ट काइंड ऑफ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ खालिस्तान गूंस। वो उन्हीं के दम पे उनकी सरकार चल रही है, तो उन्हीं के लिए मेरे ख्याल से वो काम भी कर रहे हैं। रोहित, राइट। सर एक और खबर अभी 2 दिन पहले ही आई थी कि फोकलैंड में कनाडा के वहाँ पर एक $490 मिलियन का बस्ट किया सुपर था लैंड। ड्रग्स का, या सुपर लैंड। ये भी खालिस्तानियों की थी। ये खालिस्तानी ड्रग्स में, खालिस्तानी मर्डर में, ये सारा का सारा खालिस्तान के अम्ब्रेला के अंडर, ताकि ये बताया जा सके कि ये क्राइम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई हम तो खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम थोड़ी कोई गलत काम करते हैं। खालिस्तान के बैनर के नीचे सारे गलत काम हो रहे हैं कनाडा में, और ट्रूडो को नहीं दिखता। ट्रूडो को नहीं दिखता और वो कुछ कर भी नहीं रहा है। देखिए, आपको बताऊं कि जो ये निज्जर का हत्या हुई, उसके पीछे भी खालिस्तानी गैंग्स की इंटरनल राइवलरीज थी और इस बात को स्वीकार करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। सबूत हैं पूरे के पूरे। उससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक का जो मर्डर हुआ उसमें निज्जर के गैंग का पूरा हाथ था, और उसके सबूत हैं, मगर ये लोग उसको सामने रखने के लिए तैयार नहीं है। आपस में अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा हमला हुआ था। वहां एक बिजनेसमैन है, खालिस्तान के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उनके शॉप्स पे आके गोलियां चलाई खूब सारी। एक व्यक्ति उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुआ, उनके यहाँ काम करने वाला। तो ये सब कुछ आपस में ड्रग का जो कारोबार है उसको कंट्रोल करने की इनकी लड़ाई चलती है। और उसमें आजकल पॉलिटिकल जो पार्टीज है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो इसके लिए दोष देने लगते हैं भारत को। अरे भाई, आपके देश में ये सब कुछ हो रहा है, आपके पास पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनको पकड़िए, इनको कंट्रोल में कीजिए। आपको भारत की तरफ देखने की थोड़ी जरूरत है अपने देश में। भारत में अगर कुछ होता है और वो उसके लिए कनाडा को अगर हम जिम्मेदार ठहराएंगे तो हम कहेंगे भाई भारत में हो रहा है, आप रोकिए, पकड़िए, उन्हें जेल में डालिए। यही बात कनाडा पे भी लागू होती है। राइट, राइट। ये लेकिन एक चीज और हम जो देखते हैं वो ये कि खालिस्तानी जो कनाडा में हैं, जैसे कि निज्जर का मर्डर हुआ, या उससे पहले आपने एक और बताया रिपुदमन सिंह मलिक, मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ब्लाइंड आई टर्न कर रही। अभी मैं बोलूं जगमीत की वजह से, क्योंकि जगमीत की सपोर्ट पे था। पिछले पहले तो 10 साल पहले तो जगमीत की सपोर्ट पे नहीं थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले नहीं थे। एक पेरिनियल सपोर्ट है खालिस्तानियों को। इस पेरिनियल सपोर्ट के साथ साथ कहीं कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक, कि इंडिया रशिया से जो दोस्ती कर रहा है, शायद ये अमेरिका और कनाडा को पसंद नहीं आ रहा, फाइव आइज को पसंद नहीं आ रहा।
सर देखिए, अमेरिकन डीप स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। रिपोर्टर के नाते मैं स्पेकुलेट तो नहीं करना चाहूंगा, मगर एक बात साफ तौर पर समझ में आती है। कनाडा का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो उनका हम्म, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, पार्टी सिस्टम जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है, उसमें अ, अगर मेंबर्स का जो से होता है, ये जो खालिस्तान की ग्रुप है, उन्होंने उनकी जो लोकल ब्रांचेस है, उनमें अपने मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है। अब जो जिसकी लोकल ब्रांचेस में मेंबर्स होते हैं, वही इलेक्टोरल प्रोसेस में आगे बढ़ता है। यानी कि जो काउंसिल्स में कौन इलेक्शन लड़ेगा, स्टेट के जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन लड़ेगा, या फेडरल लेवल पे जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन लड़ेगा, उन कैंडिडेट्स का फैसला ये लोकल ब्रांचेस करती हैं। जहां पर खालिस्तान समर्थकों ने अपने बहुत सारे मेंबर्स डाल रखे हैं। मान लीजिए कि अगर एक ब्रांच में 100 लोग हैं और उसमें से 65 लोग खालिस्तान समर्थक आ गए, बाकी 40 लोग हैं, क्योंकि वहां फीस वगैरह देनी पड़ती है, $50-100 शायद सालाना कुछ देना पड़ता है। लोग वो भी देने के लिए तैयार नहीं होते कि हम क्यों $100 अपने खराब करें साल के पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने के लिए। अब अगर काउंसिल के इलेक्शन के लिए बात आती है, आप और मैं खड़े हैं, और अगर आप खालिस्तान के समर्थक हैं, तो वो 60 लोग आपको खड़ा कर देंगे। मैं भले ही कितना ही अच्छा हूं, आपसे बेहतर हूं किसी भी तरह से राजनीति के स्तर में, मगर मुझे वो सीट नहीं मिलेगी। तो काउंसिल में खालिस्तान के समर्थक घुस गए। अब 5-6 इसी तरह की जो बॉडीज होती है, वो मिलके एक जोनल डेलीगेट बनाती है, जिससे स्टेट के कैंडिडेट तय होते हैं। वो फिर वहां पर खालिस्तानियों का बहुमत उन्होंने नंबर्स में कर रखा है, वहां पे खालिस्तान समर्थक स्टेट के मेंबर्स बन जाते हैं, इस तरह से फेडरल बन जाते हैं। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, और बाकी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अनलेस वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक खालिस्तान के समर्थकों का जो शासन प्रशासन में असर है और रुतबा है और उनकी से है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, ट्रूडो की चली जाए, दूसरे की आ जाए, मगर वो से रहेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टियों में इस तरह का कब्जा किया हुआ है। वजह यह है, दूसरी मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज को भी उसी तरह से एक्ट करना पड़ेगा, तभी इसका आपके पक्ष में कुछ फैसला होता हुआ आपको दिखाई देगा। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, क्या ये खालिस्तानी जो एसोसिएशंस हैं, कनाडा की, यूके की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, या कहीं और फ्रांस में, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं? ये सब प्लानिंग से करते हैं कि कैसे बिल्कुल थे, बिल्कुल और इनकी बिल्कुल। फंडिंग? या देखिए, इस समय खालिस्तान एक ग्लोबल कलेक्टिव मूवमेंट है, और ग्लोबल कलेक्टिव मूवमेंट का वजह यह है कि खालिस्तान समर्थकों ने एक काम करना शुरू किया था पिछले 10-12 साल में, जब इन्होंने प्रोजेक्ट 2020 की घोषणा की थी 10 साल पहले, 2010 में। तब इन्होंने जितने भी सिख गुरुद्वारा थे, उनकी मैनेजमेंट कमेटीज पे कब्जा करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पे कब्जा करना शुरू किया था, उसी तरह से इन्होंने मैनेजमेंट कमेटीज पे कब्जा करना शुरू किया। और ग्लोबली जो सिख गुरुद्वारे हैं, वो आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद एक बॉडी आती है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, उस जिसकी अभी मीटिंग हुई थी यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारे लोग गए थे, न्यूजीलैंड से भी गए थे, और दुनिया भर के सिख लोग वहां पे आए थे। उन्होंने वहां पर ये डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने जैसे लोगों को मिलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर आप माने तो जब ऑस्ट्रेलिया में सिख गुरुद्वारों हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हुए थे रेफरेंडम यहाँ पर चालू करने के दौरान, तो वो जो वीडियोस थे वो यहाँ पर शूट करते थे। वो रात के 1-2 बजे टेम्पल्स पे ग्राफिटी बना के वीडियो शूट करते थे, और वो वीडियो मुझको सुबह के 4-5 बजे अमेरिका से भेजे जाते थे। आप कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वो हमला कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसके बाद उस वीडियो को वो अमेरिका या कनाडा भेज देते हैं, या यूरोप भेज देते हैं। वहां पे उसको प्रोसेस करके उसको वो सुबह को 5 बजे 5:30 बजे मेरे फोन बजना शुरू हो जाता था कि हमने एक और कांड कर दिया, एक और टेम्पल पे हमला कर दिया। सो इट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड गैंग। इस पे क्रैकडाउन अगर करना है तो प्रोबेबली फाइव आइज को मिलके करना पड़ेगा।
कोई एक देश इसको करने में कामयाब नहीं रहेगा और भारत को इस दिशा में लगातार आवाज उठाने की जरूरत है, लगातार इनके साथ नेगोशिएट करने की जरूरत है। आई होप कि ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका कड़ा रुख लेगा और कुछ तस्वीर बदलेगी। अच्छा, फाइव आइज तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सीरियस है खालिस्तानियों को टैकल करने में, लेकिन अब एक तक चीज नहीं है रोहित जी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है, जब तक ओके जॉय बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति हैं और किस तरह का डेमोक्रेट डिस्पेंसेशन है जो काफी समर्थक माना जाता है, खालिस्तान ग्रुप्स के काफी करीबी है, जस्टिन ट्रूडो के काफी करीबी है, तो मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर होंगे तो जो फ्री रन पन्नू जैसे लोगों को मिली है वो नहीं मिलेगी। ट्रूडो को क्या कहा था आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस आदमी को कोई अकल नहीं है, he should better look after things which matter to the Western world. So let's see how things pan out once President Trump takes charge on 20th of January. राइट। अच्छा, एक चीज और, कि आपको विश्वास है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खालिस्तानियों पे भी और पन्नू पे भी लगाम लगेगी? ऐसा मुझे लगता है कि ये जो जितना फ्री रन आज मिल रहा है, देखिए जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें काफी कुछ करने की आपको आजादी है जिसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मगर उसके बियॉन्ड पन्नू और उसके गैंग ने उसके बियॉन्ड काम करना शुरू कर दिया। वो ऑलमोस्ट लाइन को पुश करके कई बार उन्हें उसे क्रॉस भी कर चुके हैं। अगर कोई दूसरा आदमी होता, जॉय बाइडेन की जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते, तो पन्नू जेल में होता केवल ये कहने के लिए कि वो एयर इंडिया के प्लेन को उड़ा देगा। वो बहुत बड़ी बात थी, मगर पन्नू पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इट्स अ शेम दैट नथिंग वाज डन एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये बात तो सामने आई थी कि ट्रंप के जीतते ही पन्नू घबरा गया, वो अपनी लोकेशन चेंज करके चला गया था, किसी और अपने घर छोड़ करके वो किसी और लोकेशन पे रह रहा था। क्या वाकई में पन्नू घबराया हुआ है? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स थी ट्रंप की, और ट्रंप के टाइम पे खालिस्तानी इतने उछल भी नहीं रहे थे, ये भी मैं बात मानता हूँ, कनाडा में भी और अमेरिका में भी। क्या वाकई में पन्नू घबराया हुआ दिख रहा है अब ट्रंप के आने से, अगले 4 साल इसकी कवर जितना? इसको घबराया हो या नहीं घबराया हो, मगर इतना तय है कि पन्नू को जो फ्री रन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। वो जिस तरह से बदजुबानी करता था, जिस तरह से धमकी, आप तो जानते हैं कि उसने हमारे और हमारे जो साथी एडिटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के, उन सब के फोटो लगा के वीडियो बनाया था कि ये हिंदू ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनको इनके इस तरह से इशारा करके इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। सो आप समझ सकते हैं इस तरह की हरकत अगर प्रेस के लोगों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए वो करेगा तो उस पे मुझे लगता है कि कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होगी। दैट मीन्स कि पन्नू का फ्री रन खत्म और पन्नू जल्दी नपने वाले, ऐसा पता लग रहा है। हाँ, ये जरूर है, 2019 में ट्रंप की विक्ट्री के बाद पन्नू वहीं खड़ा था जहां ट्रंप की विक्ट्री स्पीच हो रही थी। इस बार पन्नू नहीं दिखा होता, वहां होता तो उसकी वीडियो जरूर आती, क्योंकि वो हर चीज का वीडियो निकालता है, वो हर चीज का पब्लिसिटी लेने में एक्सपर्ट है। इस बार नहीं है उसको, मतलब उसको ट्रंप की रैलीज और ये सारी चीजें पता थी कि कहां होने वाली है, क्या होने वाला है। साथ में इस बार ट्रंप उसे पसंद नहीं आ रहा। फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा सर, विद द ट्रंप्स प्रेसिडेंसी, आपको इनकी जो फाइनेंसिंग है खालिस्तानियों की, क्या उस पर भी कहीं लगाम लग सकती है? देखिए, कई बार ऐसा समझा जाता है कि खालिस्तानियों की जो फाइनेंसिंग है वो अब पाकिस्तान में तो अभी इतनी औकात नहीं है कि वो उन्हें फाइनेंस कर सके, तो वो भारत के और पूर्व से आ रही है ना। अगर आप साफ तौर पे नाम लेना चाहें तो इस तरह के कई एनालिस्ट ये बात कह चुके हैं कि नाउ खालिस्तान प्रोजेक्ट इज बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना rather than Pakistan. Pakistan might be helping them in terms of local logistics and all other things, but the funding is probably of China. And Donald Trump president होने के बाद चाइना पे कितना क्रैकडाउन करने वाले हैं, तो ये जो फंडिंग का जो प्रोसेस है ये भी शायद रुकेगा, और एक बार फंडिंग
खालिस्तानियों की रुकती है तो उसका असर हमको जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। राइट, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।